हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरु एजुकेशन हब पर। तो जो हमने कल सीरीज़ शुरू की थी कक्षा 10 के लिए विज्ञान की, उसके तहत आज हम अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अगला नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पहला चैप्टर है भोजन और मानव स्वास्थ्य। तो जो कल सिलेबस देखा था हमने, उसके तहत इसमें कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया, यानी कि पूरा चैप्टर ही हमें ये पढ़ना है, जो कि 5 नंबर का होना चाहिए। आई थिंक, मुझे पूरा याद नहीं है, हाँ 5 नंबर का ही है। पोषण, तो इसमें भोजन और मानव स्वास्थ्य, इसमें पोषण के बारे में बात की गई है, पीने के पानी के बारे में बात की गई है, संतुलित और असंतुलित भोजन, स्वस्थ और पीने का पानी, मोटापा क्या है, नशीले पदार्थ और खाद्य पदार्थ, इनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो जो संतुलित भोजन है वो क्या है, पोषण की हमारे दैनिक जीवन में क्या भूमिका है महत्वपूर्ण रूप से, तो वो इसमें एक जनरल नॉलेज दिया हुआ, पहले जनरल जानकारी है वो देख लेते हैं। पोषण जीवन का आधार है। पोषण के रूप में जीव अपने वातावरण से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है। ये पदार्थ पाचन क्रिया के माध्यम से जीव के शरीर का अंग बनकर शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी कि जो पोषण है वो हमारे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे ज़रूरी है, यानी कि हमारे जीवन का आधार है। और जो हम पोषण के रूप में जो भी हम प्राप्त करते हैं वो हमें वातावरण से ही मिलते हैं। और ये जो वातावरण से हम पदार्थ प्राप्त करते हैं वो क्या होते हैं, पाचन क्रिया के माध्यम से हमारे शरीर का एक अंग बन जाते हैं, और वो अंग हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, संतुलित आहार की। और संतुलित आहार कौन सा होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल उचित मात्रा में हो। इन सब का जो एक प्रतिशत है वो उस संतुलित भोजन में, उस भोजन में होगा, तभी वो भोजन संतुलित भोजन कहलाएगा। तो संतुलित आहार यानी कि संतुलित भोजन लेने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो देखते हैं। शरीर को मजबूत बनाता है, रोगों से लड़ने के लिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है, दिमाग को तेज करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। और स्वस्थ भोजन यानी कि संतुलित भोजन के अभाव में हमारा शरीर कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो सकता है, थकान हो सकती है, कई तरह की मानसिक बीमारियां भी हो सकती है। तो ये एक जानकारी इसमें यहाँ दी हुई है। तो जो भोजन है, उस संतुलित भोजन वही भोजन होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल, ये सब क्या होंगे, उचित मात्रा में होंगे। इनमें से किसी भी एक या एक से अधिक तत्व की कमी उस भोजन में हुई और वो भोजन हम करेंगे तो वो भोजन असंतुलित होगा, और उस असंतुलित भोजन को लगातार करेंगे तो हम धीरे धीरे कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। तो लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे कुपोषण कहते हैं। जो भोजन में जो तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये तत्व क्या, सभी पोषक तत्व अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इन सब के कार्य अलग अलग है, ये अपने अपने कार्य करते हैं। अगर इनमें से किसी भी एक तत्व की कमी हुई, जैसे विटामिन की कमी हुई तो उसकी कमी से कोई रोग हो सकता है, प्रोटीन की कमी हुई तो उसकी कमी से कोई रोग हो सकता है, खनिज लवण की कमी हुई तो उसकी कमी से भी कोई ना कोई रोग हो सकता है। वो कौन कौन से रोग होंगे वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पढ़ लेते हैं संतुलित और असंतुलित भोजन। तो ये हमने पहले देख लिया कि संतुलित भोजन क्या है, असंतुलित भोजन क्या है। संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें उचित रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल आदि की क्या हो, उचित मात्रा हो, तो वो भोजन क्या होगा, संतुलित भोजन। और जो भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल, इनमें से किसी भी एक तत्व की या एक से अधिक तत्व की कमी हुई तो वह भोजन असंतुलित भोजन कहलाएगा। असंतुलित भोजन करने से हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती है। हम शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाते हैं, मानसिक रूप से चिड़चिड़े, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। ये सब क्या है, असंतुलित भोजन करने के लक्षण हैं। तो यहाँ हम कुपोषण के कुछ प्रभावों की चर्चा करेंगे। तो पहला कुपोषण का प्रभाव कौन सा है, विटामिन कुपोषण। यानी कि विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं। ये विटामिन एक तरह से हमारे शरीर का एक जो भोजन है उसका एक छोटा सा भाग है, लेकिन उसकी कमी से बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो विटामिन भी बहुत प्रकार के होते हैं। विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन बी के भी सब प्रकार होते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी। इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये सारणी दी हुई है, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। विटामिन ए,
विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। इसके लक्षण क्या है? प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। रतौंधी की कमी यानी कि आंखें कमज़ोर हो जाना रतौंधी की वजह से। विटामिन ए की कमी से ये रोग हो जाता है जहाँ हमें रात में नहीं दिखाई देता है और प्रकाश में भी नहीं दिखाई देता है। दूसरा है विटामिन बी, जिसका पहला प्रकार है B12 थायमीन। इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी और इसके लक्षण क्या है? हृदय धड़कन कम, पेशी व तंत्रिकाएं कमज़ोर होना। दूसरा है राइबोफ्लेविन B2, राइबोफ्लेवोनोसिस रोग हो जाता है इसकी कमी से और इसके लक्षण क्या है? मुख के किनारे एवं होठ की त्वचा का फटना, स्मृति में कमी होना। B3 नियासिन, इसकी कमी से होने वाला रोग है प्लेग्रा और इसके लक्षण क्या है? जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना। अगला है एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी और लक्षण क्या? मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना। अगला क्या है? विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है कैल्सीफेरॉल विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, जिसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। इसके लक्षण क्या है? पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, घुटने पास पास आ जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, जिसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। इसके लक्षण क्या है? पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है और घुटने पास पास आ जाते हैं। ये तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग है। क्या क्या है देख लेते हैं। एक बार इस सारणी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अच्छे से याद रहे। जो जो इम्पोर्टेंट है उसका मैं आपको बोलती जाऊंगी कि इस लाइन का स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये पूरा बॉक्स है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। पूरा का पूरा बॉक्स पढ़ना है आपको। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, छोटे वाले क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। 5 नंबर का है तो डेफिनेटली कोई ना क्वेश्चन इसमें से बनेगा। अगला है प्रोटीन कुपोषण कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। क्या है प्रोटीन कुपोषण? तो यहाँ सबसे पहले लाइन लिख रखी कि गरीबी के कारण प्रोटीन नहीं मिल पाता है। तो ज़रूरी नहीं कि गरीबी के कारण ही प्रोटीन नहीं मिलता। जो भारी भोजन खाते हैं हम लोग, जंक फूड वगैरह, तो हर सामान्य व्यक्ति कोई भी प्रोटीन कुपोषण का शिकार हो सकता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या औसत स्तर का हो। तो प्रोटीन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसको होती है? छोटे बच्चों को होती है, गर्भवती महिलाओं को होती है और जो किशोरावस्था में बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन की कमी से 2 प्रकार के रोग हो सकते हैं जिनके चित्र यहाँ दिए गए हैं। पहला है क्वासियोरकोर और दूसरा है मेरामस। तो इसके दोनों के लक्षण भी अलग अलग है। एक में आप देख सकते हो कि इसमें इसका पेट फूल के बाहर आ गया और दूसरे में इसकी हड्डियाँ दिखने लगी है। तो इनके दोनों के लक्षण भी अलग अलग हैं। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वासियोरकोर और इसमें क्या होता है? बच्चे का पेट फूल जाता है, उसे भूख कम लगने लगती है, स्वभाव से वो क्या होता है? चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी त्वचा एकदम पीली हो जाती है, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर ऐसे फटने लगती है। और जो प्रोटीन के साथ साथ क्या होती है? पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी भी होने लगती है। तो कौन सा रोग होता है? मेरामस रोग होता है, जिसमें आँखें कांतिहीन हो जाती है, यानी कि आँखों में कोई चमक नहीं रहती है, आँखें अंदर धंस जाती है। तो ये कौन सा रोग हुआ? मेरामस रोग हुआ। तो प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं? 2 रोग है प्रोटीन की कमी से। पहला रोग है क्वासियोरकोर और दूसरा है जिसमें प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो, वह मेरामस रोग हो सकता है। फिर है खनिज कुपोषण कि खनिज की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो लौह तत्व है आयरन है, जो किस में पाया जाता है? हमारे रुधिर के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का एक भाग होता है। तो उसकी कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। लौह तत्व पाया किस में जाता है? हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन का एक भाग होता है और इसकी कमी से जो रोग हो रहा है वो क्या है? रक्तहीनता। तो लौह तत्व की कमी, रक्तहीनता। दूसरा है कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो इसकी कमी से क्या हो जाता है? हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, भंगुर प्रकृति की हो जाती है। और तीसरा है आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है, जिसके कारण घेंघा रोग हो जाता है, गलगन रोग हो जाता है। तो यहाँ हमारे 3 दिए गए हैं खनिज लवण, इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। पहला है लौह तत्व यानी कि आयरन। आयरन की कमी से रक्तहीनता, एनीमिया। और आयरन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन का एक भाग होता है। जो रुधिर में हीमोग्लोबिन है उसका एक भाग है।
दूसरा है कैल्शियम। कैल्शियम से क्या होता है, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और भंगुर प्रकृति की हो जाती है। तीसरा है आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है, थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है और गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। फिर ये दिए विभिन्न प्रकार के खनिज लवण दिए गए हैं कि कौन सा खनिज लवण है, उनकी स्रोत क्या है, उनके प्रमुख कार्य क्या है। जो सोडियम है किस में पाया जाता है, सामान्य नमक में पाया जाता है, मछली, मांस, अंडे, दूध इनमें। और इसके प्रमुख कार्य क्या है, मांसपेशी संकुचन, तंत्रिका आवेश संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन और संतुलन बनाना। अगला है पोटेशियम, जो कि सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इसके भी वही कार्य है जो सोडियम के कार्य हैं। तीसरा है कैल्शियम, किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है और अंडों में पाया जाता है। तो विटामिन डी क्या करता है इसमें, कैल्शियम के साथ साथ क्या है, विटामिन डी के साथ हड्डियां और दांतों की मजबूती भी प्रदान करता है। अगला है फास्फोरस, किसमें पाया जाता है, दूध में, हरी सब्जियों में, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत और वृक्क कैल्शियम से मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। लौह तत्व यानी कि आयरन किसमें पाया जाता है, यकृत में, वृक्क में, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गाजर और गुड़। रुधिर में हीमोग्लोबिन के निर्माण का कार्य करता है, उत्तक ऑक्सीकरण का कार्य करता है। अगला है आयोडीन। आयोडीन किसमें पाया जाता है, नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्तों वाली सब्जियों में, लवण में, जलीय मछली, जामुन में और काले नमक में। और इसके लक्षण क्या है, किसके निर्माण में काम आता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में ये काम में आता है। और इस आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, घेंगा। लौह तत्व की कमी से होने वाला रक्तहीनता। लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, लौह तत्व की कमी से हुआ जो रोग है वो है रक्तहीनता, याद रख लेना इसको। और आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है वो है घेंगा। एक बार फिर से लास्ट में हम रिपीट कर लेंगे इसको। अगला देखते हैं मानव स्वास्थ्य। तो मानव स्वास्थ्य में किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है मानव स्वास्थ्य के लिए, पानी। तो पीने योग्य पानी कौन सा है, उसमें क्या क्या लक्षण होने चाहिए, और दूषित जल कौन सा है, उसमें क्या लक्षण होते हैं दूषित जल के। तो सबसे पहले हम लोग पीने योग्य पानी की गुण देख लेते हैं। तो पीने योग्य पानी की क्या गुण है, पीने योग्य जल के निम्न गुण होने चाहिए, यानी कि पेयजल के कौन कौन से गुण होने चाहिए वो देख लेते हैं। जल में आंखों से दिखने वाले कण नहीं होने चाहिए, वनस्पति नहीं होनी चाहिए, जो हमें आंखों से दिख रही वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि जल, पीने योग्य जल को छानकर काम में लेना चाहिए। उसमें हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। जल का पीएच संतुलित होना चाहिए। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई हो, यानी कि ऑक्सीजन पूरी हो, पीएच संतुलित, पीएच का संतुलन पूर्ण रूप से हो, उसमें सूक्ष्म जीव नहीं हो और छाना हुआ जल हो, तो वो जल पेयजल, यानी कि उस जल को हम पी सकते हैं। जल हमारे शरीर में कई तरह की जिम्मेदारियां निभाता है। जल इस काम में शरीर की मदद करता है कि शरीर की समस्त उपापचय क्रियाएं क्या होती है, जल के द्वारा ही संपादित होती है। इसलिए हमें डॉक्टर भी कहते हैं कि हमें 8 से 10 गिलास पानी कम से कम पीना चाहिए। जो हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो जो हमारे शरीर में जहरीले पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी रहने से शरीर में चुस्ती रहती है, ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन पानी की कमी हुई तो वहाँ हम लोग बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। पानी से कारण शरीर में रेशे की पर्याप्त मात्रा रहती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बीमारियां होने का खतरा कम रहता है। प्रचुर मात्रा में पानी पीने से शरीर में अनावश्यक चर्बी भी जमा नहीं होती है। तो ये पानी, जो स्वस्थ पानी पी रहे हैं हम लोग, उस पानी से हमारे शरीर में क्या होता है कि शरीर में रेशों की मात्रा भी पर्याप्त रहती है। इससे क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बीमारियां कम होती है और अनावश्यक चर्बी भी जमा नहीं होती है। किसी भी प्रकार की एलर्जी होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। फेफड़ों में संक्रमण नहीं होता है। अस्थमा
और आंत की बीमारियां होने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं और पथरी का खतरा भी टल जाता है। फिर है दूषित जल। दूषित जल कौन कौन क्या है, उसकी क्या प्रभाव है? तो दूषित जल पीने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। और किसके कारण दूषित हो सकता है जल? विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, प्रोटोजोआ, कृमि आदि के कारण जल दूषित हो सकता है। और इनकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? दूषित जल पीने से हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां भी हो सकती है। फिर है वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कॉलेरा, टाइफाइड, पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। तो एक समय में दूषित जल के कारण राजस्थान में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, गंभीर समस्या थी। वो थी नारू रोग, बाला रोग। क्या, कौन सा रोग? नारू या बाला रोग। ये दूषित जल के कारण राजस्थान में एक समय में बहुत ही गंभीर समस्या थी, जो कि सन 2000 के बाद में राजस्थान में इसका एक भी रोगी नहीं मिला है। इसका रोगजनक क्या है? एक कृमि है जिसका नाम है ड्रैकनकुलस मैंडिनेसिस। ड्रैकनकुलस मैंडिनेसिस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नारू या बाला रोग का रोगजनक कौन सा है, क्या नाम है? तो एक कृमि है, उसका नाम है ड्रैकनकुलस मैंडिनेसिस। इसकी मादा कृमि यानी कि मादा के अंडों से फैलता है। अंडे सदैव परपोषी यानी कि मनुष्य के शरीर के बाहर जल में देती है और वो जल मनुष्य के पीने से मनुष्य बाला या नारू रोग से संक्रमित हो जाता था। लेकिन नारू उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सन 2000 के पश्चात इसमें राजस्थान में इसका एक भी रोगी नहीं मिला है। लेकिन इस रोग का उद्भवन ना हो, किसी को ये रोग ना हो, उसके लिए हमें साफ और शुद्ध जल पीना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ जल है तो स्वस्थ कल है। अगला है मोटापा। तो मोटापा क्या है? ओबेसिटी। मोटापा जिसमें शारीरिक वसा अधिक हो जाती है, शरीर पर अधिक चर्बी इस तरह से एकत्रित हो जाती है कि वहाँ स्वास्थ्य पर वो हानिकारक प्रभाव डालने लगती है और संभावित आयु को भी कम कर देती है। जो एक मापदंड दे रखा है बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक, उसके तहत ही हमारे शरीर का मोटापा उस आयु के अनुसार ही हमारे शरीर का भार होना चाहिए, उसी अनुसार हमारे शरीर की लंबाई होनी चाहिए। तो मोटापे से क्या बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि हृदय रोग हो सकता है और सांस की समस्या हो सकती है, कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। और जो हम रात को सो रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा जो खर्राटे वगैरह ले रहे हैं, वो सब क्या है? मोटापे की वजह से ही होता है। अधिक चर्बी किसके कारण जमा होती है? अधिक चर्बी वाले भोजन, जो हम लोग ज़्यादा चर्बी का भोजन कर रहे हैं, वो जंक फूड, कृत्रिम भोजन कर रहे हैं, कम व्यायाम कर रहे हैं, स्थिर जीवन यापन है हमारा, शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होने पर भी शरीर में चर्बी जमा होने लगती है। अगला है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या है, कितना होता है? सामान्य मनुष्य का कितना होना चाहिए ब्लड प्रेशर? नापते किससे, वो देखते हैं। रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। किसे कहते हैं? रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। धमनियाँ वह नलिकाएं हैं जो हृदय से शरीर रक्त को सभी ऊतकों और अंगों तक ले जाती है। तो यहाँ सबसे पहले एक लाइन आ जाती है, धमनियाँ क्या है? धमनियाँ जो हृदय से रक्त को क्या शरीर के सभी ऊतकों और अंगों तक ले जाती है। धमनियाँ क्या करती है? हृदय से रक्त को सभी जगह ले जाने का कार्य करती है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप किसमें नापा जाता है? सिस्टोलिक, डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे कि 120/80 यानी कि नॉर्मल रक्तचाप कितना होना चाहिए? अधिकतम 120 और न्यूनतम 80 होना चाहिए। तो ऊपर 120 से ऊपर हुआ तो क्या होगा? ऊपर की संख्या धमनियों के दाब को दर्शाती है। इसमें क्या होता है? ऊपर की संख्या धमनियों के दाब को दर्शाती है। इसमें हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती है। डायस्टोलिक रक्तचाप अर्थात नीचे वाली संख्या धमनियों में उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप यानी कि उच्चतम रक्तचाप कितना होना चाहिए? 90 और 120 मिलीमीटर के बीच में उच्चतम हो रहा है। वहाँ सिस्टोलिक पारा कितना होना चाहिए? 90 और 120 मिलीमीटर के आसपास होना चाहिए। और डायस्टोलिक यानी कि नीचे वाला
कम कितना होना चाहिए? पारा 60 से 180 मिलीमीटर, 60 से 80 मिलीमीटर के बीच में होना चाहिए। 60 से 80 और 90 से 120। सिस्टोलिक कितना है? 90 से 120 और डायस्टोलिक है 60 से 80। और जो रक्तचाप मापने का यंत्र है उसको क्या कहते हैं? रक्तचाप मापी स्पाइगोमैनोमीटर। स्पाइगोमैनोमीटर, ये रक्तचाप मापी इसको कहते हैं। देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। रक्तचाप मापी वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसको ध्यान रखना, याद रख लेना इसको अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो मैं कर रही हूँ। 1 मिनट इस पूरी लाइन को, ये पूरा ही आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। अगला देखते हैं इसमें। ये देखिए, ये इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने रक्तचाप किसमें मापा था? घोड़ों में मापा। और कब मापा? 1733 में। और 1983 में कापल ने रक्तचाप को परिभाषित किया। अब इसमें लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप बीपी, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं बीपी लो हो गई, बीपी हाई हो गई। तो बीपी लो क्या है, बीपी हाई क्या है? तो निम्न रक्तचाप क्या है? वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षणीय संकेत दिखाई देते हैं। जहाँ रक्त का प्रवाह कम हो जाता है वहाँ लो बीपी हो जाती है, यानी कि निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर। जब रक्त का प्रवाह काफ़ी कम होता है तो मस्तिष्क, हृदय और गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन और पौष्टिक आहार नहीं पहुँच पाते हैं और ये अंग सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते हैं और स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो निम्न रक्तचाप क्या है? जिसमें नसों में और धमनियों में रक्त का प्रवाह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसके लक्षण क्या होते हैं? मस्तिष्क, हृदय और गुर्दे में ऑक्सीजन और पौष्टिक आहार की कमी हो जाती है। अगला है उच्च रक्तचाप। धमनियों में अधिक दाब के कारण होता है ये चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम, कई बार आवश्यकता से अधिक भोजन खाने से, मैदे में बने खाद्य पदार्थ, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट, शराब आदि के सेवन से हो जाता है। उच्च रक्तचाप सबसे ज़रूरी इसमें क्या है कि ये जो हम लोग दैनिक जीवन में हम लोग इतनी सारी क्रियाएं हैं जहाँ हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, हम लोग हर किसी से चिढ़ने लगते हैं और कई बार हम लोग भोजन तो आवश्यकता से अधिक कर ही लेते हैं बैठे बैठे। और मैदे से बनी हुई चीज़ें तो हमारे दैनिक जीवन में ज़रूरी हो ही गई है। दिन में हम 2-3 बार तो मैदे से बनी कोई ना कोई चीज़ खा ही लेते हैं। चीनी के बिना हमारी चाय हमारे गले नहीं उतरती है। तो चीनी और चाय दोनों का मना कर रखा है कि जब ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है इससे। तो तेल भी नहीं खाना है, घी भी नहीं खाना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाना, खा सकते हो, लेकिन उसको एक प्रॉपर उचित मात्रा में खाना है कि जिसका हम लोग वापस जितना खाया उतना हम श्रम कर दें, उतना हम परिश्रम कर लें, उतना काम कर लें, वरना उच्च रक्तचाप के चांस रहते हैं। इसका समय पर निदान महत्वपूर्ण है। तो इन मरीजों को क्या करना चाहिए? पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, जिसमें क्या क्या होते हैं? ताज़े फल खाने चाहिए, डिब्बाबंद सामग्री बिल्कुल काम में नहीं लेनी चाहिए। भोजन में कैल्शियम यानी कि दूध और मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। रेशे युक्त भोजन खाना चाहिए। मांस, वनस्पति घी आदि की मात्रा बिल्कुल कम कर देनी है और व्यायाम करना है और लगातार सुबह शाम तेज़ दौड़ना है, 30 मिनट तक पैदल चलना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है योग, ध्यान, प्राणायाम रोज़ करना है और धूम्रपान और मदिरापान यानी कि सिगरेट और शराब से दूर रहना है। अब इसका सबसे ज़रूरी और अगला पार्ट आ जाता है नशीले पदार्थ। इसमें से क्वेश्चन बनेंगे आगे, क्योंकि इसमें 2-3 नाम है, वैज्ञानिक नाम है पौधों के और उन पौधों में पाए जाने वाले रसायन पदार्थों के। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नशीले पदार्थ क्या है? आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से कई लोग विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं और धीरे धीरे इन पदार्थों की क्या हो जाती है? आदत पड़ जाती है। अब कौन कौन से नशीले पदार्थ है? और ये सारे नशीले पदार्थ हमारे शरीर पर कुप्रभाव डालते हैं। कुछ हमारी मानसिक स्थिति को ख़राब कर देते हैं, उसके साथ साथ आर्थिक स्थिति को तो बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। नशा करने वालों के परिवारों की स्थिति, उनके बच्चों की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इस टॉपिक के बाद में इसके बारे में बात करेंगे।
तो ये नशा क्या है, समाज में एक बहुत ही बड़ी कुरीति बन चुका है आजकल। तो कौन कौन से नशे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है गुटखा। सुपारी के टुकड़ों, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्क आदि के मिश्रण से गुटखा तैयार किया जाता है। कुछ में तंबाकू भी डाला जाता है। पाउच संस्कृति के प्रसार के कारण गुटखा हर गांव गली तक उपलब्ध है। महिलाएं और बच्चे भी इसका प्रयोग अब खुलकर करने लगे हैं। गुटखे के प्रयोग से आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक नुकसान भी होता है। जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने के कारण जबड़ा ठीक से खुलता भी नहीं है। ऐसा सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के कारण होता है। संश्लेषित पदार्थों में से कई कैंसरजन होने की संभावना भी होती है। तो गुटखे में सबसे ज़्यादा तो सुपारी, कत्था, चूना जो हमारे नॉर्मल कहीं हाथ को लग जाता है, कहीं आँख वगैरह में, कहीं मुंह में ऐसे खाएं तो उसको कितना नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा टच हो जाए तो, और वो हम लोग उसको पूरा खाते हैं और बड़ा स्वाद लेके खाते हैं कि हम लोग खा रहे हैं। और हर जगह आजकल तो औरतें भी खा रही हैं, और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं 3rd 4th क्लास के, वो बच्चे भी हाँ खा लिया, हमने खा लिया। ऐसा हमारे स्कूल में भी था, एक बार बच्चों को पकड़ा, काफ़ी बच्चों को, तो कुछ सख्ताई भी उन पे काम में ली। कुछ लोगों के, उनके कुछ बच्चों के अभिभावकों से भी संपर्क किया। और उसमें ये होता था कि एक बार ये हुआ कि सभी बच्चों को प्रेयर में अलग किया। उनसे कहानी है, थोड़ा सा आपको चैप्टर के बीच में परेशान कर रही हूँ, लेकिन उसमें जो छोटे बच्चे भी है 1st क्लास के बच्चे, वो भी उनमें से उनको कसम दी। ऐसे तो बच्चे हाँ नहीं भरने वाले थे, लेकिन सबको उनकी माताओं की कसम दी तो उन्होंने हाँ भरी कि हाँ हम लोग खाते हैं। उसमें जो छोटे बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं, हमको 8th क्लास के बच्चों ने ज़बरदस्ती खिलाया। मतलब पहली क्लास के बच्चे भी गुटखा खा रहे हैं। उनकी जेब में उनको उस दिन गुटखे मिले, सबकी जेब चेक की, लेकिन उसके बाद से बच्चों पे पूरा ध्यान रखने लगे और उनके बैग रोज़ चेक होते थे। उनकी रोज़ प्रेयर में जेब चेक होती थी, एक दूसरे की जेब बच्चे चेक करते थे। और छोटे बच्चे कितनी शिकायतें करते हैं, मैडम इसकी जेब में चॉकलेट भी मिल जाती थी, वो भी हमें दे देते थे कि इसने चॉकलेट भी लेके आया ये। तो ये एक सबसे बुरी बात है। और गाँव में इसका बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाँव में ही होता है, शहरों में भी होता है, लेकिन गाँव में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो जो जबड़ा है वो इसमें क्या है कि गुटखे के अधिक सेवन से क्या होता है, जबड़ा नहीं खुलता है, क्योंकि जबड़े की मांसपेशियां लगातार जब मुंह चलेगा तो मांसपेशियां कठोर हो जाती है। और ऐसा कौन से रोग के कारण होता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के कारण होता है। फिर है तंबाकू। तंबाकू पादप निकोटिएना टोबेकम। कौन सा पादप है, निकोटिएना टोबेकम। कुल कौन सा है इसका, सोलेनेसी कुल का एक पादप है, निकोटिएना टोबेकम। उससे तंबाकू प्राप्त किया जाता है। और इसकी पत्तियों में कितना, 1 से 8% तक निकोटिन नाम का एल्कोइड पाया जाता है। निकोटिन नाम का एल्कोइड ये कक्षा 10 के साथ साथ कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम यानी कि आगे जो रीट है उसके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तंबाकू कौन सा कुल का पादप है, सोलेनेसी कुल का पादप है। और पादप का नाम क्या है, निकोटिएना टोबेकम है। और उस पादप की पत्तियों में एक एल्कोलेट पाया जाता है जिसका नाम है निकोटिन। तो उस तंबाकू का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। अधिकांश लोग क्या करते हैं, पान, गुटखे या चूने के साथ इसे चबाते हैं। कुछ इसका पाउडर बनाकर भी सूंघते हैं, कुछ इसे कोलगेट भी करते हैं, मंजन की तरह इसको काम में लेते हैं। तंबाकू को बीड़ी में, सिगरेट में, चिलम, सिगार, हुक्का या अन्य रूप से भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन उसको कैसे भी ले सकता है, लेने वाले को कोई नहीं रोक सकता। और इसके उपयोग से कौन कौन सी हानियाँ हो सकती है वो देख लेते हैं। तंबाकू के निरंतर संपर्क में आने से मुंह, जीभ, गले और फेफड़े आदि के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तंबाकू में उपस्थित निकोटिन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे कि रक्तदाब और हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण की गति और विकास मंद पड़ जाता है। सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देती है। सिगरेट, बीड़ी आदि के दुष्प्रभाव उसका सेवन करने वालों के साथ पास बैठने वालों पर पड़ते हैं, क्योंकि सिगरेट, बीड़ी का धुआं भी पास वालों पे पड़ता है तो उसका असर उन पे भी होता है। तो वातावरण में फैला निकोटीन युक्त धुआं हवा के साथ साथ फेफड़ों में पहुंचता है, जो कि कैंसर होने का एक बहुत ही बड़ा कारण है।
यही कारण है कि कानून बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की रोक लगा दी गई है, लेकिन फिर भी लोग पी लेते हैं। जहाँ लिखा हुआ होता है कि धूम्रपान करना सख्त मना है, उसी के नीचे खड़े होकर धूम्रपान करते हैं। और उसमें भी ऐसा नहीं कि उनको पढ़ना नहीं आता है, वो भी सारे वेल एजुकेटेड बंदे होते हैं, वो वहाँ खड़े होकर धूम्रपान करते हैं। खुलेआम सिगरेट पी रहे हैं, खुलेआम बीड़ी पी रहे हैं। और उस सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, मतलब तंबाकू वगैरह ही खाना, इसको अपना हाई स्टेटस मानते हैं, अपने स्टेट कि हाँ हम लोगों ने पी है, ब्रांडेड पी है ये वो, तो उसको अपना स्टेटस बना लेते हैं वो। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख से ज़्यादा लोग तंबाकू का उपयोग करने के कारण असामयिक मौत का शिकार हो जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या है 60 लाख जो कि तंबाकू के कारण मर जाते हैं। इनमें से क्या होते हैं 50 लाख तो तंबाकू के प्रत्येक सेवन से, यानी कि जो डायरेक्ट खुद तंबाकू खा रहे हैं, और 10 लाख जो उनके आसपास रहने वाले हैं, जो तंबाकू बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, उनके परिवारजन, उनके पड़ोसी, उनके दोस्त, वो भी उनके साथ साथ आ जाते हैं। अगला है मदिरा, एल्कोहल, शराब। तो एल्कोहल कई प्रकार से बनाई जाती है, उनमें सभी में नशे का एक पदार्थ होता है, एक ही पदार्थ होता है। कौन सा? एथिल एल्कोहल, C2H5OH एथिल एल्कोहल होता है। और इसमें ही जहरीली शराब होती है, वो किससे बनती है? CH3OH मेथिल एल्कोहल है, वो जहरीली शराब होती है। और जो सेवन करने लायक जो सेवन करते हैं वो शराब है, वो मदिरा है, एथिल एल्कोहल C2H5OH होती है। और ये है कौन सी शराब है? ये जहरीली शराब है, मेथिल एल्कोहल CH3OH जहरीली शराब। और जो सभी प्रकार की जो सेवन करने लायक बनाते हैं उसमें एथिल एल्कोहल की मात्रा होती है। और विभिन्न प्रकार की मदिराओं में इसका प्रतिशत क्या होता है? अलग अलग होता है। मदिरा सेवन की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है, इसके दुष्प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। क्या क्या दुष्प्रभाव है? मदिरा पान से अल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है और अधिक मात्रा में उपस्थित अल्कोहल को यकृत एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, जो कि एक विषैला पदार्थ है। अल्कोहल अधिक मात्रा में कहाँ जा रहा है? यकृत में जा रहा है। तो यकृत क्या करेगा? उस अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, जो कि एक जहरीला पदार्थ है। यकृत में अल्कोहल जाकर किस में बदल जाता है? एसिटाल्डिहाइड में। इसको यहाँ ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अल्कोहल को यकृत क्या करता है? एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। अल्कोहल को यकृत एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, जो कि एक विषैला पदार्थ है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने योग्य थी, वो ये थी कि जो मदिरा है उसमें कौन सा अल्कोहल होता है? एथिल अल्कोहल C2H5OH। अगला है अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य और नियंत्रण कमजोर हो जाता है, जिससे कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अल्कोहल से क्या होती है? मेमोरी, स्मरण शक्ति कम हो जाती है और तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है। इसके प्रभाव से अवश्य यकृत रोग हो जाता है, जिससे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। बच्चों की फीस चाहे भरी जाए या ना भरी जाए, उनकी किताबें आए या ना आए, लेकिन बंदे को शाम को शराब चाहिए होती है। तो वो एक आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। उसमें खुद के स्वास्थ्य के साथ साथ बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर जो असर पड़ता है उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। बच्चा स्कूल में गुमसुम रहने लगता है, स्कूल जाने से डरने लगता है। तो इस बारे में अगर कोई ऐसा है तो उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करें कि जो मदिरा पान करता हो, तो उसको आप अच्छे से समझाएं कि आपकी इस हरकत की वजह से आपके बच्चे को कितना नुकसान हो रहा है। अगला है अफीम, ओपियम। अफीम पादप पेपेवर सोम्निफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध के सुखाने से बनता है। कौन से पादप से बनता है? पेपेवर सोम्निफेरम। अफीम किससे प्राप्त होता है? पेपेवर सोम्निफेरम का जो कच्चा दूध है, कच्चा फल है, उस फल में से जो दूध निकलता है उसके सुखाने से बनता है। और इसके दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्कोइड पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 30 प्रकार के, जिसमें प्रमुख कौन कौन से हैं? मार्फिन, कोडिन, निकोटिन, सोम्निफेरन और पेपेवरिन।
दो तो इसके पादप के नाम के हिसाब से ही है। पेपेवर सोम्निफेरम है पादप का नाम, अफीम के पादप का नाम क्या है? पेपेवर सोम्निफेरम। तो उसके दो एल्केलॉइड सोम्निफेरिन और पेपेवेरिन, और तीन कौन से हैं? मार्फिन, कोडिन और निकोटिन। मार्फिन और कोडिन का प्रयोग दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है और इसके कारण इसकी खेती की जाती है। शांति व आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम में उससे बने नशीले पदार्थ हेरोइन का उपयोग किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गम या खुशी के अवसर पर अफीम की मनुवार की प्रथा आज भी है। यह अफीम का फल है, इसमें से ये निकलने वाला दूध है। इस दूध से अफीम प्राप्त किया जाता है और इसमें लगभग 30 प्रकार के एल्कोलाइड पाए जाते हैं। इसमें 5 प्रकार है। कौन कौन से आपने देखे? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग यहाँ पे। पहला तो है अफीम पादप सोम्निफेरम, पेपेवर सोम्निफेरम, और दूसरा इसमें पाए जाने वाले एल्कोलाइड कौन कौन से? मार्फिन, निकोटिन, कोडिन, सोम्निफेरिन और पेपेवरिन। ये क्या है? इसके 5 प्रमुख है, 5 प्रमुख एल्केलॉइड है। लगभग होते हैं इसमें 30 है, लेकिन ये 5 प्रमुख है। मार्फिन, कोडिन, निकोटिन, सोम्निफेरिन, पेपेवर। और पौधे का नाम क्या है? पेपेवर सोम्निफेरम। अब ये है अफीम का फल और ये इसमें से दूध है और इस दूध को सुखाकर अफीम प्राप्त किया जाता है। और अफीम को शादी ब्याह वगैरह में आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी मनुवार भी अभी तक की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करती है माँ अपने छोटे बच्चों को, जब ज़्यादा रोने लगे, बुखार आए, अफीम दे दो, सो जाएगा। इस कारण अफीम का सेवन की उसको बचपन से आदत डाल देते हैं। तो प्रारंभ में कम मात्रा होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है उसकी आदत हो जाती है। अफीम के डोडे यानी कि फल भित्ती को उबालकर पीने की लत भी बहुत से लोगों को होती है। इससे क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति बार बार बीमार रहने लगता है और अंत में मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके लिए डॉक्टर या किसी भी संस्था, स्वयंसेवी संस्था से संपर्क करके इससे छुटकारा पाया जा सकता है। और कौन कौन से नशीले पदार्थ है? कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। LSD का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपको। LSD का फुल फॉर्म लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। ये भी क्या है? नशीले पदार्थ है। इनका प्रयोग करके नशा सीख तो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में बहुत मुश्किल होती है। इनके प्रयोग से इनका दुष्प्रभाव क्या है? परिवार से विच्छेदन हो जाता है, अपराध प्रवृत्ति में घुस जाते हैं। इन्हें नशा नहीं मिलेगा तो वो चोरी करेंगे, बाहर नहीं मिली तो घर में ही चोरी शुरू कर देंगे, लेकिन उनको नशा चाहिए होता है। उसके साथ शारीरिक रूप से कमज़ोर होंगे, लेकिन मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। फिर वो व्यक्ति इंसान की श्रेणी में नहीं आता है। फिर है दवाओं का दुरुपयोग। कुछ लोग दवाओं को भी नशे के रूप में उपयोग में लेने लगते हैं। जब उनको उनका खुद का नशा नहीं मिलता है तो वो कोई ऐसी दवा ढूंढ लेते हैं जिसमें उस नशे का, यानी कि जो नशा कर रहे हैं उसका कोई ना कोई अल्कोहल उसमें उपस्थित होगा। दक्षिण एशिया में मादक पदार्थों की मांग के विषय में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नशा करने वालों में से 42% शराब, 20% अफीम, 30% हेरोइन, 6% गांजा और 16% से अधिक लोग अन्य प्रकार के नशे के आदी हैं। रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवाओं जैसे कि मार्फिन, पैथेडिन, ब्यूपिरनोफोर्निन, प्रोपोक्सिफिन, नाइट्राजिपाम, डाइजिपाम का दुरुपयोग नशे के लिए बढ़ा है। स्मैक का प्रयोग भी बढ़ा है। तो ये जो दवाएं हैं इनकी क्या है? इनको भी लोग नशे के रूप में लेने लगे। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात में अफीम का अधिक पारंपरिक रूप से सेवन होता है और पूर्वोत्तर राज्यों में हेरोइन का इंजेक्शन लेने से लोग बिल्कुल नहीं कतराते हैं, वहाँ इंजेक्शन लेके नशा करते हैं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात में अफीम की मनुवार होती है शादी ब्याह वगैरह में। बच्चे नशों के लिए नशे के लिए क्या करते हैं? एसीटोन थिनर, जो कि नेल पॉलिश रिमूवर वगैरह होता है, उसका उपयोग कर लेते हैं। एसीटोन वगैरह भी पी जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है। पेट्रोल, सॉल्वेट, ऑयल आदि गैर पारंपरिक पदार्थों का प्रयोग भी नशे के लिए करने लग जाते हैं। सड़क पर पलते बच्चे नशीली दवाओं, शराब की लत के आसानी से शिकार हो जाते हैं। वे जूता चिपकाने का गोंद, करेक्शन फ्लूइड
स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, रबर सीमेंट, सूखे इरेजर, मार्कर्स, गैसोलीन में मौजूद पदार्थों को सांस के साथ अपने शरीर में लेते हैं। नशे में ज़िंदगी की सच्चाई और भूख से बेखबर होने के प्रयास करने से बच्चे डरावने सपने, फेफड़ों में सूजन, गुर्दों की खराबी और कभी ठीक नहीं होने वाली मानसिक क्षति जैसी शारीरिक और मानसिक समस्याएं मोल ले लेते हैं। तो ये नशा है जो कि बहुत बुरी आदत होती है और ये बहुत ही नुकसानदायक है। तो जब हो सके तो आप खुद दूर रहिए नशों से, और अगर आपसे कोशिश हो सके तो दूसरों को भी नशे से दूर होने के लिए प्रेरित करें, उस नशे को छोड़ने के लिए प्रेरित करें। इससे समाज को एक नई दिशा मिलेगी। तो इस बारे में आप लोग सोचिए, खुले दिमाग से आराम से इस पे मंथन कीजिए कि नशा हमारे शारीरिक और मानसिक स्थिति के साथ साथ हमारे परिवार, हमारे बच्चों की मानसिक स्थिति, उनके पढ़ाई, उनके कैरियर के साथ साथ कितना बड़ा हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर है खाद्य पदार्थों में मिलावट। आम जन समस्या के बीच एक आम धारणा बनती जा रही कि बाज़ार में मिलने वाली हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिलावट ज़रूर है, और ये हमारी चिंता एक तरह से जायज़ भी है, क्योंकि मिलावट इतनी ज़्यादा होने लगी है कि हम हर चीज़ पे शक करने लगे कि हाँ इसमें तो कुछ मिलावा होगा, इसमें कुछ मिलावा होगा। यहाँ तक कि लोग जो मिठाई बनाते हैं होली दीपावली, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कि जो कि एक लोग उपहार स्वरूप किसी के घर लेके जा रहे हैं, लेकिन उसमें आगे निकलता है जहरीला मावा, और वो खाने से बहुत से लोग बीमार होता है, बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये मिलावट का तो एक तरह से खुला बाजार चला रखा है। तो नकली दूध है, घी, तेल, चाय पत्ती, मसाले आदि सब नकली आराम से खुलेआम बिक रहे हैं। और तो और सबसे बड़ी बात, दवाएं भी नकली चलने लगी है। तो इन नकली दवाओं में आगे नकली दवाएं भी मिलने लगी है, लेकिन जो मिलावटी सामान है उसमें सबसे ज़्यादा किसके मामले चर्चित में रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक्स, जो कि शीतल पेय है, हम लोग लेते हैं। तो हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक में मिलाई जाने वाले तत्वों में कोई मानक निर्धारित ना होने से इन शीतल पेयों में मिलाए जाने वाले तत्वों की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसकी जानकारी सरकार तक को नहीं है। दरअसल कोल्ड ड्रिंक में पाए जाने वाले लीडेन, डीडीटी, मैलिथियन और क्लोरोपाइरीफॉस कैंसर, स्नायु, प्रजनन संबंधी बीमारियों और प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करने के काम करते हैं। कोल्ड ड्रिंक के निर्माण के समय इसमें फॉस्फोरिक अम्ल डाला जाता है, जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। इसमें लोहे तक को उगलाने की क्षमता होती है। इसी तरह से इसमें मिला एथिलीन ग्लाइकोल रसायन पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। इसे आम भाषा में क्या कहते हैं? मीठा जहर कहते हैं। इसी प्रकार बोरिक, एरिथ्रोबोरिक, बेंजोइक अम्ल मिलकर कोल्ड ड्रिंक को अति अम्लता प्रदान करते हैं, जिससे पेट में जलन, खट्टी डकारें, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। कोल्ड ड्रिंक में 0.4 ppS शीशा भी डाला जाता है, जो कि स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर और मांसपेशियों के लिए बहुत ही घातक होता है। इसमें मिली कैफीन की मात्रा अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या उत्पन्न करती है। और आजकल दूध भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। दूध में लोग क्या मिला देते हैं? यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड तेल आदि मिलाकर दूध को बेच देते हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की जांच में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है कि राज्य के 25% लोग घटिया, मिलावटी और हानिकारक दूध पी रहे हैं। बाजार में उपलब्ध खाद्य तेल और घी की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सरसों के तेल में क्या, सरसों के बीज की जगह सत्यानाशी के बीज का तेल निकाल रहे हैं, यानी कि आर्जिमोन और सस्ता पाम ऑयल मिलाया जा रहा है। सत्यानाशी के बीज, पौधे का नाम है सत्यानाशी, और उसके तहत आर्जिमोन और सस्ता पाम ऑयल मिलाया जा रहा है। देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट मानो आम हो गई है। मिर्ची पाउडर में ईंट का चूरा, सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग, हल्दी में लेड क्रोमेट, पीली मिट्टी, धनिया व मिर्च में गंधक, काली मिर्च में पपीते के बीज, फल व सब्जियों में चटक रंग के लिए रासायनिक इंजेक्शन, ताज़ा दिखने के लिए लेड और कॉपर विलिन का छिड़काव, सफ़ेदी के लिए गोभी पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जा रहा है। चने व अरहर की दाल में खंसारी दाल, बेसन में मक्के का आटा, दाल व चावल पर बनावटी रंगों की पॉलिश की जा रही है। मिठाइयों में ऐसे रंगों का प्रयोग किया जा रहा है जो कैंसर का खतरा है, और डीएनए में विकृति आ सकती है। नकली मावा तो खूब बिक रहा है। दवाओं में मिलावट की तो सीमा है ही नहीं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नकली दवाओं की समस्या और औषधि विनिमय पर गठित मास्केलर समिति, कौन सी समिति है? मास्केलर समिति, जो नकली दवाओं की समस्या
और औषधीय विनिमय पर गठित की गई है मार्शेलकर समिति। इसने जो दवाओं पर मिलावटी दवाएं बेच रहे हैं उनको क्या मृत्युदंड देने की सिफारिश की इस समिति ने। प्रश्न ये उठता है कि आखिर मिलावट के इस महारोग से निपटने में कानून में क्या प्रावधान है। सच्चाई तो ये है कि समस्या के जन्म में देश में जरूरी मानकों का अभाव है। सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भारत में मुख्य कानून है 1954 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। 1954 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम PFA। इस कानून का नियम 65 खाद्य पदार्थ में कीटनाशकों या मिलावटों का नियमन करता है, लेकिन ये नियम दोषी लोगों को सजा दिलाने में लगभग नाकाम साबित हो रहे हैं, जिससे ये लोग पकड़े जाने की बात कर छूटकर पुनः उसी धंधे में लग जाते हैं। कानून चाहे कितने ही कठोर बना दिए जाए, लेकिन जब तक कर्मचोरी या स्पष्ट असक्षमता, जानकारी या गलती से जांच कार्य को कमजोर करना, मुकदमों को सही ढंग से ना चलने देना, धन शक्ति और राजनीतिक प्रभावों का इस्तेमाल और कछुए की चाल से चलती न्याय प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होता, तब तक मिलावट इसी तरह से चलती रहेगी। लेकिन इस मिलावट को रोकने के लिए एक ठोस नीति और उस ठोस नीति का उचित क्रियान्वयन आवश्यक है, जो कि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर किसी पे मिलावट का केस दर्ज हो जाए तो उस केस को पता नहीं कितने हाथों से जाकर गुजरना पड़ता है, और जब तक वो न्याय के दिन तक पहुंचता है, फैसले की घड़ी उसके लिए आती है, तब तक वहाँ आरोपी पूर्ण रूप से बरी हो जाता है कि उसने कोई मिलावट नहीं की, और जब तक वो 10-12 साल पता नहीं कितने मिलावटी पदार्थ बेच चुका होता है। अब देख लेते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। नारू रोग का रोगजनक है, एक कृमि है। स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80। तंबाकू किस कुल का पादप है? मदिरा का मुख्य घटक क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। तंबाकू किस कुल का पादप है? मदिरा का मुख्य घटक। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, ये सबसे ज़रूरी है। और इसमें जो बताया था ख ऑप्शन है, ये कौन सा है? ये जहरीली शराब है। क्या है ये? जहरीली शराब है। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? वसीय यकृत रोग का कारण क्या है? तंबाकू में कौन से हानिकारक तत्व पाए जाते हैं? रक्तचाप मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? नारू रोग के रोगजनक का क्या नाम है? उसके अलावा लघुत्तरात्मक प्रश्न में ये है, और निबंधात्मक प्रश्न 5 नंबर का ये चैप्टर है, जिसमें 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको ये बताए हैं। उसके अलावा 2 क्वेश्चन ये है, तंबाकू में कौन से हानिकारक तत्व पाया जाता है, और रक्तचाप मापने वाला यंत्र का नाम क्या है। तो ये तो हमारा था चैप्टर फर्स्ट, कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, भोजन और मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो इसको हमने अच्छे से पढ़ना है, काफ़ी अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, तो वो वापस पढ़ लेंगे। और इसमें वैसे अभी तक सिंपल नॉर्मल जानकारी थी, इसमें इतना कुछ खास है नहीं। वैसे तो खास है, लेकिन इसको अच्छे से समझाएं उतना खास नहीं है। नोट्स बना के समझाऊँ वैसा इस टॉपिक में कुछ था नहीं। अगले जो चैप्टर हैं, अगर उनमें जो लगेगा कि जिन टॉपिक के मुझे नोट्स बनाने चाहिए, वो मैं हाथ से नोट्स बना के उसको मैं पढ़ाऊँगी। अदरवाइज़ जो नॉर्मल है कि जिनको हम पढ़ा के बोल के समझा सकते हैं, उसको हम इसी किताब की PDF से पढ़ेंगे। और इसको किताब की PDF चाहिए, जिसके पास किताब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से तो काफ़ी किताबें मिली नहीं है, मिली है तो फिर आधी अधूरी मिली है, कहीं 1-2 किताब कम है। तो अगर किसी को उस किताब की PDF चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ हमें मैडम PDF चाहिए। तो ये हमने पढ़ा कक्षा 10 की विज्ञान का पहला पाठ, भोजन व मानव स्वास्थ्य। इसको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करना। धन्यवाद।